So, hello class 9th, welcome to Zenith Guru Institute. This is शिखर खरे. So guys, आज हम लोग अपने साउंड के लेक्चर नंबर 7 पे हैं. ठीक है, आज हम लोगों का साउंड का लेक्चर नंबर 7 है, जहाँ पे हम लोग आगे के जो क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे, लाइक इन लेक्चर नंबर 6 हम लोगों ने डिस्कस किए थे कुछ इंटेक्स क्वेश्चन, कुछ एग्जाम्पल और थोड़े से एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैंने वहीं से ही शुरू कर दिए थे. जहां तक मुझे याद है कि मैंने शायद 5 क्वेश्चंस तक जो है आपसे डिस्कस किया था, एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चंस तक डिस्कस किया था. बाकी उससे के पहले वो कुछ इंटेक्स क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स ही थे. ठीक है, तो आई होप सो लेक्चर 6 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर, जो भी आपका जो भी मैंने न्यूमेरिकल आपको समझाए हैं वो आप सबको समझ में आ गए होंगे, वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने कर लिया था. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. आज इस लेक्चर नंबर 7 में हम लोग जो जितने बचे हुए हमारे क्वेश्चंस हैं उसको भी प्रॉपर डिस्कस कर लेते हैं. और आज इसी सेशन में मैं सोच रहा हूं कि आपका ये वाला चैप्टर भी हम लोग खत्म कर देते हैं, ताकि हम लोगों का क्लास 9th का कोर्स फिजिक्स का प्रॉपर एनसीईआरटी तो हमारी कंप्लीट हो ही जाए. इसके बाद फिर इन द फर्दर लेक्चर्स हम लोग यहाँ पे सारे और भी अदर क्वेश्चंस वगैरह सब देखते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे. कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो हम लोगों का सब चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. बट द मेन पॉइंट इज कि यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि हम लोगों का लेक्चर नंबर 7 में हम लोगों का प्रॉपर एक एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट हो जाए. तो आज के इस सेशन में गाइज हम लोग करते हैं कि आज का जो हम लोगों का जो भी एरिया ऑफ क्वेश्चंस रह रहा है, ठीक है, जो भी पोर्शन हम लोगों का रह रहा है स्टूडेंट्स, हम लोग उस चीज़ को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं. ठीक है, और आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. यस, ओके, चलिए अब आते हैं. हाँ, तो बिफोर स्टार्टिंग आई जस्ट वांट टू से कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये यहाँ तक सारे क्वेश्चंस कर लिए थे. ठीक है, ये वाले सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए थे. और जो आज का सेशन है उसमें हम लोगों को फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स यहाँ से स्टार्ट करना है. ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि हम लोगों ने 5 तक तो सारे पूरे वैसे ही कर लिए थे. ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी लेट, है ना. तो क्योंकि आज मैं सोच रहा हूँ कि ये सारे मतलब ये वाला जो चैप्टर है ये आपका कंप्लीट हो जाए, तो फिर हम लोगों को अच्छे से करना पड़ेगा, जल्दी करना पड़ेगा. जल्दी इन द सेंस आपको कॉन्सेप्ट समझाने में कोई जल्दी नहीं करूंगा, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करूंगा, जो भी चीज़ें हैं आपको समझ में आएंगी. ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. अब देखते हैं तो ये क्वेश्चन आपसे कह क्या रहा है. इस क्वेश्चन को समझना यहाँ पे कि अ पर्सन हैज अ हियरिंग रेंज ऑफ 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज. अब ये 20 किलो हर्ट्ज देख के समझ जाओ 20,000 हर्ट्ज की बात कर रहा है. ठीक है, ये मत समझ लेना कि सर एक ही जैसा दिख रहा है सब, वैसा कुछ नहीं है, ये 20,000 हर्ट्ज की बात कर रहा है. ठीक है, सो कह रहा है कि व्हाट आर द टिपिकल वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव्स इन द एयर corresponding to these frequencies. Take the speed of sound in the air as 344 मीटर पर सेकेंड. यानी कि यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, आपको दे रखा है कि एक ये नॉर्मल ह्यूमन ऑडिबल रेंज है. ठीक है, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज. अब इसमें हमको करना क्या है, हमें यहाँ ये देखना है कि व्हाट आर द टिपिकल वेवलेंथ्स ऑफ साउंड वेव्स इन द एयर करस्पॉन्डिंग टू दीज फ्रीक्वेंसीज. यानी कि ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से कितनी वेवलेंथ फॉर्म हो रही है ये आपको यहाँ पे देखना है. ठीक है, तो अगर ध्यान से देखो तो तुमको समझ में आएगा कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है. ठीक है, कितनी गिवन है, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक. ठीक है, गिवन है. उसके बाद आपको वेलोसिटी गिवन है 344 मीटर पर सेकेंड, ये गिवन है. आपको क्या निकालना है, लेमडा ही तो निकालना है. ठीक है, ध्यान से देखो, कुछ याद आ रहा है क्या, v इज इक्वल्स टू लेमडा एफ. ये कुछ ऐसा फॉर्मूला मैंने आपसे डिस्कस किया था. ठीक है, ये कुछ इस टाइप का एक फॉर्मूला मैंने आपसे डिस्कस किया था. क्लियर है. ठीक, तो अब यहां पे क्या होगा देखो,
यस। तो अब ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, तो कैसे अप्लाई करेंगे देखते हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखता हूं मैं, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखता हूं यहाँ पे। यस। तो फ्रीक्वेंसी, एक काम करता हूं मैं, F1 फ्रीक्वेंसी रख लेता हूं 20 हर्ट्ज को, ठीक है। उसके बाद F2 फ्रीक्वेंसी रख लेता हूं 20,000 हर्ट्ज को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी सेम रखेंगे 344, ठीक। अब क्या बचता है हमको, इसके हिसाब से यहाँ पे केस डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि केस 1 में यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी को क्या, यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी 1 लेंगे विच इज 20 हर्ट्ज, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हम लोग स्पीड ऑफ साउंड 344 लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लैम्डा कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा v बाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे आंसर को कैलकुलेट करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, देखो 344 अपॉन 20, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा अगर हम लोग वैसे करें तो दिस विल बी 17.2, राइट, दिस विल बी 17.2 मीटर, ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे लेमडा की वैल्यू यानी कि लेमडा 1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 17.2 मीटर्स आ गई, ठीक है। इस चीज को यहाँ पे, हाँ ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आ जाते हैं केस नंबर 2 में, ठीक है। केस नंबर 2 में क्या होगा, देखो केस नंबर 2 में यहाँ पे अब फ्रीक्वेंसी F2 वाली लेंगे विच इज 20,000, है ना, 20,000 हर्ट्ज। उसके बाद यहाँ पे वेलोसिटी बेटा 344 मीटर पर सेकेंड ही रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लेमडा 2 यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे, ये 344 को 20,000 से डिवाइड कर देंगे। अच्छा देखो यहाँ पे डरने की कोई जरूरत नहीं है, अभी यहाँ पे आपने पहले ही इसको डिवाइड करके रखा हुआ है, ठीक है। 2 से हमने इसको पहले ही डिवाइड किया था, तो अगर हम इसको नॉर्मली 2 से डिवाइड करेंगे तो 172 आ जाएगा। तो 172 तो आ ही रहा है, क्या करना है, 4 जीरो यानी कि इससे 4 डिजिट आगे यहाँ पे आपको जीरो लगा देना है, यानी कि 0.0172 मीटर्स, ये है आपका आंसर। तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो ये जो भी फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन थी इसके करस्पॉन्डिंग ये वेवलेंथ हमें यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, ये वेवलेंथ हमें यहाँ पे मिल रही है। तो हम यहाँ पे इनकी रेंज क्या लिख सकते हैं, रेंज यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बेटा, रेंज हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 172 मीटर से लेके कहां तक, 0.0172 मीटर्स तक। नहीं तो आप ये जीरो वाला पहले रख सकते हो, 0.0172 मीटर्स टू 17.2 मीटर्स, ये रही वेवलेंथ। क्लियर है, यहां तक समझ में आया, क्लियर, ठीक है बच्चे, यहां तक क्लियर है। ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो ठीक है, अब यहां पे क्या कह रहा है इसको समझना, कह रहा है कि 2 चिल्ड्रन आर एट ऑपोजिट एंड ऑफ एल्यूमिनियम रॉड, वन स्ट्राइक्स द एंड ऑफ द रॉड विद अ स्टोन, find the ratio of times taken by the sound wave in air and in aluminium to reach the second child। यहाँ पे फिर से क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। 2 children are at opposite ends of an aluminium rod, कोई एक एल्यूमिनियम यहाँ पे रॉड होगी, ठीक है, एल्यूमिनियम रॉड है, one strikes the end of the rod with a stone, ठीक है।
तो एक जो एंड है इसका स्टोन से यस स्ट्राइक करता है, ठीक है। तो कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय द साउंड वेव इन द एयर एंड इन द एल्यूमिनियम रीच द सेकेंड चाइल्ड। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है? चलो, तो अब आपको करना क्या है इसमें, देखो यहां पे आपको दिया हुआ है एल्यूमिनियम रॉड के बारे में, क्या लिखा है, एल्यूमिनियम रॉड के बारे में लिखा है। फिर आपसे कह रहा है कि यहाँ पे आपको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम्स, यानी कि टाइम का रेशियो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, यानी कि T1 T2 के हिसाब से यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। देन अब क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय द साउंड वेव इन एयर एंड इन द एल्यूमिनियम टू रीच द सेकेंड चाइल्ड, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको करना क्या होता है, देखो कुछ चीजें यहाँ पे रिसर्च की आ जाएंगी, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे हम नॉर्मली लिख सकते हैं कि जो पहले तो यहाँ पे देखते हैं हम लोगों का सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो होगा लेंथ ऑफ द रॉड को लेके, क्या होगा, लेंथ ऑफ द रॉड, लेंथ ऑफ द रॉड, उसको हम लोग कितना मानेंगे, d मान लेते हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ द रॉड को हम लोग क्या करते हैं, d मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज यहां पे देखो, अगर मैं बात करता हूं कि एल्यूमिनियम पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एल्यूमिनियम में जो स्पीड ऑफ साउंड होगी वो आपको पता है कि कहीं ना कहीं साउंड एयर से ज्यादा होगी, किसमें, एल्यूमिनियम में, ठीक है। तो यहां पे देखो स्पीड ऑफ, जो मैं आपको डेटा बता रहा हूं इसको लिख लेना, ठीक है। तो जो स्पीड ऑफ साउंड है, स्पीड ऑफ साउंड इन एल्यूमिनियम इज 6420 मीटर पर सेकेंड, यस। तो 6420 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड इन एल्यूमिनियम होता है। यहां तक समझ में आया, इस चीज को अपने देखो, ये चार्ट बेटा ऑलरेडी मेंटेन है, ठीक है। ये चार्ट मैंने आप लोगों को जब साउंड का ट्रैवलिंग बता रहा था, ठीक है, तो उस टाइम पे ही ये चार्ट में ही मेंशन है, ठीक है। तो ये चार्ट से आप सीधा सीधा निकाल सकते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आया? तो यहाँ पे हमने लेंथ ऑफ द रॉड देख ली और स्पीड ऑफ साउंड इन एल्यूमिनियम यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, यहाँ पे हम लोगों का लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ठीक है, तो यहां से आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम टाइम की बात करें सीधा सीधा, तो जाहिर सी बात है कि लेंथ ऑफ द रॉड अगर d है और स्पीड इतनी है तो ये कितना हो जाएगा, d अपॉन 6420, ठीक है। ये यहाँ पे इतना टाइम आ जाएगा, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। देखो ये सिंपली स्पीड और डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यहाँ पे हम लोगों को अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए, अब अगर हम बात करते हैं स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, तो उसमें क्या होगा, अब देखो इन एयर की बात करते हैं, ठीक है। तो इन एयर आपको स्पीड पता ही है, हम लोग जनरली 346 मीटर पर सेकंड यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। तो 346 मीटर पर सेकंड यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड इन एयर यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो उतनी हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। तो अब हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे भी अब आपको ये टाइम पता है, यानी कि ये तो यहाँ से भी टाइम निकाल लेते हैं। तो आप इसको T1 मान लो और आप इसको T2 मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करो, तो डिस्टेंस उतनी ही होने वाली है, ठीक। तो डिस्टेंस विल बी सेम, तो ये कितना आ जाएगा, d/346 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, d/346। अब हमको क्या लेना है, देखो यहां से दोनों टाइम पीरियड की वैल्यू हमको निकल के आ गई, ठीक है। यहां से दोनों टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई। अब क्या करना था, हमको रेशियो फाइंड आउट करना था, ठीक है। यहां पे हमको क्या करना था बेटा, रेशियो फाइंड आउट करना था। तो कैसे रेशियो फाइंड आउट करेंगे, देखो इन एयर टू एल्यूमिनियम, है ना, यानी कि अगर ये एयर है यानी कि ये T2/T1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कैसे करते हैं हम लोग, d/346 अपॉन d, यहाँ पे कितना जाता, 6420, ठीक है। ये
तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग कैसे लिख सकते थे? तो यहाँ पे आंसर कितना आने वाला है गाइस? ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो इसको कट करते हैं 18.5, यस 18.5 सेकेंड्स का यहाँ पे टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो 18.5 सेकेंड्स का यहाँ पे टाइम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटा? यहाँ तक क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? राइट, चलिए तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सोर्स ऑफ साउंड इज 100 हर्ट्ज। हाउ मेनी टाइम्स डज इट वाइब्रेट इन अ मिनट? अब ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आपको देखो समझना है। ये कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी जो है किसी भी जो सोर्स यहाँ पे दिया हुआ है वो कितनी बता रहा है, 100 हर्ट्ज की बता रहा है। कह रहा है हाउ मेनी टाइम डज इट वाइब्रेट इन अ मिनट की यानी कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन पर यूनिट टाइम। यही होता है, यही हम लोग पढ़ते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन अ यूनिट टाइम, राइट। अब यहाँ पे बेटा अगर मैं ये नंबर ऑफ ऑसिलेशन को यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यस, अगर मैं इसको कैलकुलेट करना चाहूँ तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये हो जाएगा। यस, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ओके। तो अब अगर यहाँ पे हम देखें तो अगर मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी की तो बेटा फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितनी है? 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 100 हर्ट्ज की है। टोटल टाइम अगर हम देखें तो लगभग देखा जाए तो 60 सेकंड का होता है एक साइकिल का। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल टाइम होता है वो कितना लिया जाता है? 1 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मेरी बेटा कितनी है? 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमको क्या करना होगा? यहाँ पे 60 सेकेंड से इसको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? ये नंबर ऑफ ऑसिलेशन अभी हम लोग निकाल रहे हैं। नंबर ऑफ ऑसिलेशन अभी यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 100 हर्ट्ज इंटू 60 सेकेंड्स। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 6000। ठीक है, तो आंसर इज 6000 टाइम्स। ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं कि आंसर इज 6000, ये टाइम्स में आएगा। ठीक है, अब ये टाइम्स में ऐसा नहीं कि समय वाला टाइम, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि 100 हर्ट्ज में ये कितनी बार वाइब्रेट करेगा? 6000 टाइम्स वाइब्रेट करेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है कि ये 100 अगर 100 फ्रीक्वेंसी, अगर 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है तो इस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कितनी बार करेगा? ये वाइब्रेट करेगा 6000 टाइम्स में। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत है? क्लियर? ठीक है, तो चलिए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 9। यस, क्लियर है? चलो अब देखो, तो यहां पे क्या है कि अब ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि डज साउंड फॉलो द सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एज द लाइट एक्सप्लेन। ठीक है, तो यहां पे आपसे पूछ रहा है कि क्या जो यहां पे साउंड है
ये साउंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है? ये क्वेश्चन है आपका कि जो साउंड है क्या वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जैसे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट में होता है, वैसे ही क्या ये लॉज को फॉलो करती है? तो यस, बिल्कुल फॉलो करती है। हम लोगों ने इस चीज को चैप्टर में ही पढ़ा हुआ है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ये चीज हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे एग्जांपल्स भी हैं अपने पास, इको है, रिवर्बरेशंस हैं। ठीक है, सोनार का यूज होता है रिफ्लेक्शन में। आई मीन सोनार जो है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, प्रिंसिपल इन सब का क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो है वो प्रॉपरली, या मैं सिंपली बात करूं, जो हमारी साउंड एनर्जी है ना, ये प्रॉपर जैसा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, वैसे ही सेम ये जो है साउंड में भी फॉलो होता है। ठीक है, तो यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पॉसिबल है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत बेटा? ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कोई कि क्या साउंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है जैसे कि लाइट करती है, तो यस, बिल्कुल करता है, क्योंकि उसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं। अब देखो, एग्जाम्पल्स तो ठीक है, एग्जाम्पल्स भी हैं, क्योंकि और साउंड जो है किस फॉर्म में है? साउंड इज इन अ वेव फॉर्म। साउंड इज इन अ वेव फॉर्म, तो ये करेगा ही। ठीक है, एक कैसे कि जैसे मान के चलिए यहाँ पे एक कुछ है और यहाँ से साउंड वेव्स ऐसे जाती है, तो आफ्टर यहाँ पे जाने के बाद, हिट करने के बाद, ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट बैक होके इस जगह पे जाती है, और इसके कुछ प्रूवन एग्जाम्पल्स भी हैं। ठीक है, आप उसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इको का लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चे? चलिए अब आते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, which is question number 10. Yes. अब देखो, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि व्हेन अ साउंड इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एंड इको इज प्रोड्यूस्ड, let the distance between the reflecting surface and the source of a sound production remains same. Do you hear echo sound on a hotter day? यानी कि जब गर्मी के दिनों में क्या आपको इको सुनाई देगा? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या गर्मी के दिनों में आपको इको सुनाई देगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो डायरेक्टली बोलें तो नो, नहीं सुनाई देगा। रीजन बेटा इस वजह से है क्योंकि अगर हम बात करें गर्मी के दिनों में, तो गर्मी के दिनों में जो स्पीड ऑफ साउंड होती है, ये क्या होती है? ज़्यादा होती है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है वैसे वैसे स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज करती है। ठीक है, क्या होता है? स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज होती है। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? देखो, इको को सुनने के लिए एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे कि मान के चलिए ये एक रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट है, यहाँ से साउंड रे, ये रहा साउंड का सोर्स। अब यहाँ से साउंड रे आई, यहाँ पे लड़ी और यहाँ से लड़के इधर गई। ठीक है, यहाँ से इधर आई और इधर से लड़के इधर गई। तो यहाँ से ओरिजिनल साउंड और ये रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच का जो बेटा फर्क है, ये है आपका 0.1 सेकेंड का, एटलीस्ट 0.1 सेकेंड का ये फर्क होता है। ठीक है, या इससे ज्यादा हो। ठीक, इससे कम नहीं होना चाहिए। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो अब यहां पे क्या होगा कि यस, तो यहां पे अब यहां पे क्या होता है कि जो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाती है
कि जो ओरिजिनल साउंड है और जो रिफ्लेक्टेड साउंड है इनके बीच का गैप एटलीस्ट 0.1 सेकेंड का होना चाहिए अगर आपको इको सुनना है तो, ठीक है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वहां पे थोड़ा सा स्पीड ऑफ साउंड भी जो है इंक्रीज करती है उस केस में। तो अब यहां पे क्या होगा, जो टाइम इंटरवल होगा बिटवीन इको एंड ओरिजिनल साउंड का, ये डिक्रीज कर जाएगा। ये क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, यानी कि वैल्यू इसकी 0.1 सेकेंड से लेस हो जाएगी, ठीक है। यानी कि वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.1 सेकेंड से लेस हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आप देखो, मैंने बोला ही था कि इको सुनने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट 0.1 सेकेंड की है। इतना डिफरेंस होना चाहिए रिफ्लेक्टेड साउंड और ओरिजिनल साउंड के बीच में। बट यहाँ पे क्या है कि वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी 0.1 थी इको सुनने के लिए, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा वैसे केस में क्या हुआ कि जो ओरिजिनल साउंड और इको साउंड के बीच का गैप है वो डिक्रीज कर गया, टाइम गैप डिक्रीज कर गया, यानी कि 0.1 सेकेंड से कम हो गया। तो वैसी सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पे आपको इको नहीं सुनाई देगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है, ठीक है बच्चे, यहां तक सबको समझ में आया, राइट। चलिए ओके, सो अब आते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि गिव टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए, आपसे कह रहा है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन चाहिए आपको किसका, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के ऊपर, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपको कोई 2 एप्लीकेशन बताने हैं, ठीक है, जहां पे ये चीज होती हो, राइट, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों ने देखा था कि अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं, जो भी हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का अगर एप्लीकेशन देखें जनरली, तो पहले तो डॉक्टर्स यूज करते हैं, ठीक है। स्टेथोस्कोप होता है उनके पास, उसमें काम में आता है, ठीक है। दूसरा, हम लोग सोनार का एग्जाम्पल ले सकते हैं। सोनार का एग्जाम्पल आई होप सबको याद होगा। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है सबको पता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसमें क्या होता है कि जो भी डेप्थ है, एग्जाम्पल के तौर पे ये मान के चलिए समुद्र है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जैसे ये अंदर कुछ अंडर वाटर थिंग्स हैं, अब क्या होता है कि यहाँ पे कोई शिप होती है, तो इसके पास यहाँ पे एक ट्रांसमीटर होता है और एक यहाँ पे रिसीवर होता है। तो फिर ये क्या होता है कि ये यहाँ पे कुछ वेव्स भेजते हैं और ये वेव्स यहाँ से आके वापस टकरा करके इधर जाते हैं, ठीक है। तो अगर वेव्स की ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच में टाइम गैप अगर कम है, तो इसका मतलब कि नीचे कोई ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर टाइम गैप बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो अगर आप सब हटा दो तो आपको सिंपली ये देखो कि एक रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के ही कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है, ठीक है। ये यहाँ से ओरिजिनल वेव है और यहाँ से रिफ्लेक्टेड वेव है, ठीक है। यहाँ तक बेटा सबको क्लियर है। तो ये है 2 प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। यस,
अब ये क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इसको समझना। अब ये कह रहा है कि अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ 500 मीटर इनटू अ पॉन्ड ऑफ वाटर एट द बेस टू द टावर, व्हेन इज द स्प्लैश हियर्ड एट द टॉप। यानी कि सिंपली तुमसे टाइम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? टाइम पूछ रहा है। तो इसका अगर मैं एक्सपेरिमेंट यहाँ पे एक सिचुएशन में आपको बनाऊं, यहाँ पे मान के चलो यस, अब देखो, तो ये रहा पॉन्ड, ठीक है, और यहाँ पे ये है 500 मीटर का टावर। क्या है? दिस इज 500 मीटर का टावर, यहाँ तक है, ठीक है। और यहाँ से एक स्टोन को हम लोग ड्रॉप करते हैं, यहाँ से एक स्टोन को हम लोग ड्रॉप करते हैं, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ से हमने स्टोन को ड्रॉप किया, ठीक। अब क्या होगा, यहाँ पे कह रहा है कि स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ 500 मीटर्स इनटू द पॉन्ड ऑफ वाटर एट द बेस ऑफ द टावर, और व्हेन इज द स्प्लैश इज हियर्ड। अब देखो, यहाँ से ये पहली बात तो ये पूरी इतनी डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे जब ये गिरेगा तो जो स्प्लैश की साउंड है ये कितने टाइम पे ऊपर पहुंचेगी, ये आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। देखो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे आपका जो चैप्टर नंबर 1 था, या तो यहाँ पे आप समझो कि फ्री फॉल वाला केस जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था, वो सारे केसेस यहाँ पे लगेंगे, ठीक है। तो अब पहले इसको आप ये समझो कि आपको यहाँ से एक टाइम ड्यूरेशन निकालनी चाहिए कि कितने टाइम पे ये यहाँ पे नीचे पहुँच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम कैसे निकालोगे, यहाँ पे देखो सिंपली टाइम कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करते हैं, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से करेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है बेटा वो कितना है, 0 है, ठीक है। बाकी हाइट आपको 500 मीटर्स की ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो और ग्रेविटी आपको कितनी गिवन है, यहाँ पे ग्रेविटी हम लोग कितनी गिवन है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो स्पीड ऑफ साउंड है वो हम लोगों को 340 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पे हम लोग टाइम का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो दिस इज 500 इज इक्वल्स टू दिस पोर्शन विल बी 0, और ये हो जाएगा हाफ और 10 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये इधर जाएगा, ठीक। या एक काम करते हैं, मैं इसको यहीं से ही डिवाइड कर देता हूं और यहां से यहां जाएगा, यानी कि टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 500 हो जाएगा, और यहां से टी इज इक्वल्स टू 10 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, दिस विल बी 100, दिस विल बी 100, यस। तो यहां पे बेटा टाइम कितना आ गया, आप इसको t1 समझो, नीचे जाने का टाइम t1 मानो, इसको ऊपर आने वाले का टाइम t2 मानो। तो यहाँ पे t1 का वैल्यू कितना है, 10 आ गया है। अब हमको चाहिए t2 का साउंड, अब हमें यहाँ पे चाहिए कितना, t2 का वैल्यू। तो अब यहाँ पे देखो तुम्हें t2 वैल्यू कैसे निकल पाएगी, देखो डिस्टेंस तो बात यही है भाई। देखो अब यहाँ पे समझो, यहाँ तक तुम्हारा काम क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो, अब ये क्या करना है, अब साउंड को ऊपर तक ट्रेवल करना है। किसको ट्रेवल करना है, यहाँ पे समझो, किसको ट्रेवल करना है, साउंड को ट्रेवल करना है।
तो साउंड को ट्रेवल करना है कितना डिस्टेंस, 500 मीटर। उसकी वेलोसिटी आपको पता ही है या स्पीड आपको पता ही है, ठीक है। तो हम लोगों को करना क्या है, सिंपली टाइम पीरियड निकालना है। कैसे निकलेगा सर, कुछ नहीं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे, जो कि यहाँ पे हम लोगों को 340 गिवन है, ठीक है। समझ में आई मेरी बात, यहां तक क्लियर है। अगर अपन इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग के अराउंड ये जाएगा, ठीक है। तो 1.4 अगर अपन मान लें थोड़ी देर के लिए, तो ये यहाँ पे वैल्यू आएगी, ठीक है। चलो, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा कट इट डाउन करें तो 1 टाइम्स 4 7 इसके अराउंड कोई वैल्यू जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे T2 वैल्यू आ गई हमारे पास 1.47। तो अब अपने को टोटल टाइम चाहिए, यानी कि कितना टाइम लिया, तो टोटल टाइम विल बी T1 प्लस T2। तो ये कितना आ जाएगा, 10 प्लस 1.47, तो ये कितना हो जाएगा, 11.47 सेकेंड। यहां तक क्लियर है, ये पूरा क्लियर है बेटा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन को क्या कहना था, ठीक। तो यहां पे क्या था कि एक ऑब्जेक्ट था जिसको हम लोगों ने नीचे कराया, और जब ये नीचे गिरेगा यहाँ पे किसी भी पॉइंट में, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो स्प्लैश होगा वाटर को, जब ये स्टोन इसको हिट करेगा, तो यहाँ से जो स्प्लैश की साउंड आएगी वो कितनी देर पे ऊपर पहुंचेगी, ये आपका सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो हम लोगों को पहले क्या करना था, इस स्टोन को नीचे पहुंचने का टाइम निकालना था, जो कि T1 था, और वो T1 कितना है हमारा, 10, ठीक है। उसके बाद जब इसने हिट किया पानी को, तो अब किसको ऊपर जाना है, साउंड को ऊपर जाना है। तो साउंड की स्पीड तो फिक्स है, 340 आपको ऑलरेडी गिवन है, और डिस्टेंस आपको गिवन है 500। तो यानी कि 340 की स्पीड से 500 डिस्टेंस को कवर करेगा, यानी कि सीधा सीधा क्या करना है, 500 डिवाइडेड बाई 340 कर देना है, जो कि T2 होगा, और ये आ जाएगा तुम्हारा 1.47 के अराउंड की वैल्यू, ठीक है। अब क्या होगा, इतना हो गया, नहीं नहीं इतना नहीं करना है, टोटल टाइम निकालो फिर, यानी कि T1 प्लस T2 करोगे तो वैल्यू इतनी आ जाएगी, ठीक है। यहां तक क्लियर है, दिस विल बी द राइट आंसर। चलो, अब आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नाउ अब ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, देखो, अब इस क्वेश्चन को देखो। अ साउंड वेव ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 339 मीटर पर सेकेंड, if its wavelength is 1.5 centimeter, what is the frequency of the wave, will it be audible। यहां पे ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन देखो कितना सिंपल है, आपको स्पीड दे रखी है, यानी कि अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपको v गिवन है विच इज 339, और वेवलेंथ आपको गिवन है, यानी कि लेमडा गिवन है 1.5। इसको आप, अगर हम लोग इसको 100 से डिवाइड करते हैं, सो दिस विल बी 0.015 मीटर्स। फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, v इज इक्वल्स टू लेमडा डॉट एफ, यहां पे यूज करोगे, यहां पे यूज कर लो। तो v इज इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा, यहाँ पे लेमडा अगर हमको कैलकुलेट करना है, नहीं फ्रीक्वेंसी हमको कैलकुलेट करनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक काम करते हैं, यहाँ पे हमको फ्रीक्वेंसी इधर रखो, और ये जो 339 था इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 0.015 मीटर से, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये आंसर में कितना आएगा, जस्ट चेक दिस, कितना आता है। तो इसको मैं यहाँ पे 339 कर रहा हूँ, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो यहाँ पे 30 यानी कि इधर 1000 आएगा, और दिस विल बी 15। तो अगर हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, सो द आंसर विल बी 2
600, यस। तो 22600 यहाँ पे इतने हर्ट्स की यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करने के बाद मुझे फ्रीक्वेंसी बेटा कितने की मिली? ठीक है, 22,600 की। ठीक है, अच्छा अब कह रहे हैं कि क्या ये आपको सुनाई देगी, क्या ये ऑडिबल है? तो जाहिर सी बात है ये सुनाई तभी देगी जब ऑडिबल रेंज के अंदर होगी। और ऑडिबल रेंज क्या है? आपको पता है कि एक ह्यूमन बॉडी की ऑडिबल रेंज जो है साउंड की, वो होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की। इसको मैं किलो हर्ट्ज लिख दे रहा हूँ। ठीक है, दिस विल बी 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज। और ये 20,000 से ज्यादा है कि नहीं है देख लो, ये 22,600 है। ठीक है, ये 22,600 यानी कि 22,600 है ये। तो यानी कि ये इस रेंज से ही बाहर हो गया, यानी कि यस, यस और नो। ठीक है, तो यस ये वो वाला यस नहीं है, क्वेश्चन को खत्म कर दिया है। ठीक है, तो नो, द फ्रीक्वेंसी विल नॉट बी ऑडिबल, नॉट बी ऑडिबल as it is greater than the audible range। ठीक है, यहां तक बेटा समझ में आ गया? क्लियर है यहां तक? फाइन। चलिए अब आते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब अपने 4 क्वेश्चंस बचे हैं, तो देख लेते हैं फटाफट से। रिवर्ब्रेशन किसे कहा जाता है? हाउ इट कैन बी रिड्यूस। यस फाइन, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बुक में मार्क कराया हुआ है। ठीक है, देखो इसीलिए मैं चीज़ों को बुक में मार्क करा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, कि क्यों कैसे क्या है। तो यहाँ पे आपको पता है कि अगर मैं रिवर्ब्रेशन की बात करता हूँ तो रिवर्ब्रेशन क्या होता है? एक कंटिन्यूअस मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है साउंड का। ठीक है, क्या होता है? एक कॉन्टिन्यूस मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है साउंड का। तो उसको हम लोग रिड्यूस कैसे करते हैं? ठीक है, उसको हम लोग रिड्यूस कैसे कर सकते हैं कि किसी जो भी सीलिंग है उसको हम लोग कवर कर देते हैं। ठीक है, वहां पे एक जो भी स्पेसेस होते हैं उसको हम लोग कवर कर देते हैं। तो व्हाट आर द रिवर्ब्रेशन? द कंटिन्यूअस मल्टीपल रिफ्लेक्शन, द कॉन्टिन्यूअस मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहां तक समझ में आया? चलो एक काम करते हैं, मैं यहां से हम लोग यहां से यूजेस निकाल लेते हैं इसके। ठीक है, यस ओके। तो अब यहां पे क्या लिखा हुआ है कि हाँ, टू reduce the vibration the roof wall of the auditorium are generally covered with a sound absorbent material like compressed fireboards। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि this can be reduced by using sound absorbent, by using sound absorbent। ठीक है, बाय यूजिंग साउंड एब्जॉर्बेंट। ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो क्या है ये? आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज रिवर्बरेशन, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? द कॉन्टिन्यूअस मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एंड दिस कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग साउंड एब्जॉर्बेंट ऑन द सीलिंग्स। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अपना ये वाला क्वेश्चन बेटा खत्म होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज लाउडनेस ऑफ अ साउंड एंड ऑन व्हाट फैक्टर इट इज डिपेंड्स। यस, तो अब ये कह रहा है कि लाउडनेस क्या होता है। यस, अगर मैं बोलूं लाउडनेस क्या होता है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि जो लाउडनेस है बेटा, पहली बात तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो लाउडनेस होती है, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, और यू कैन से स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ये चीज होती है।
ठीक है। तो जो लाउडनेस होती है वो किसके स्क्वायर होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि ये वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है लाउडनेस। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो लाउडनेस के पास क्या होती है, हाई एनर्जी होती है, हाई एनर्जी। ठीक है, हाई एनर्जी होती है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि आप ये लिख सकते हो लाउडनेस हैव हाई एनर्जी एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड एंड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जिसका कि यहाँ पे आपने बताया हुआ है। ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है कि व्हाट इज लाउडनेस ऑफ साउंड एंड हाउ इट इज डिपेंड्स ऑन सर्टेन फैक्टर्स, राइट। चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज हाउ इज अल्ट्रासाउंड यूज्ड फॉर क्लीनिंग। देखो ये ऑलरेडी बेटा मैंने एक्सप्लेन आप लोगों को किया हुआ है, बट फिर भी हम लोग करते हैं। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये आपसे पूछ रहा है कि हाउ इज अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग। ठीक है, तो देखो अल्ट्रासाउंड को क्या मैंने आपको बताया था कि एक सॉल्यूशन लिया जाता है। ठीक है, कोई एक सॉल्यूशन यहाँ पे लेते हैं। अब क्या होता है कि जो भी मान के चलो ये एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा हाई ग्रीस और डस्ट है, बहुत ज़्यादा डस्ट है, बहुत अलग लेवल का डस्ट है कि मतलब ये साफ़ ही नहीं हो पा रहा है नॉर्मल तरीके से। तो फिर इसको साफ़ करने का तरीका क्या है, इसको साफ़ करने का तरीका है कि इसको अल्ट्रासाउंड वेव्स इसमें से पास कराई जाए। तो फिर इसको क्या होगा, इसको हम लोग एक इस सॉल्यूशन में डालेंगे। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे इस सॉल्यूशन में डालेंगे और यहाँ पे हम लोग एक इसको कनेक्ट कर देंगे अल्ट्रासाउंड के सोर्स से। तो अब क्या होगा कि ये होगा सोर्स। अब ये क्या करेगा, ये यहाँ से इस ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, इसमें ये क्या करेगा, यहाँ से हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग इस सॉल्यूशन में क्या पास कराएंगे, अल्ट्रासाउंड पास कराएंगे। ठीक है, तो जब ये ऑब्जेक्ट इसमें जब इस ऑब्जेक्ट में से अल्ट्रासाउंड पास कराई जाएगी तो उससे क्या होगा कि जो भी यहाँ पे डस्ट मटेरियल है ये बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी में आ जाएंगे और उस हाई एनर्जी की वजह से जो डस्ट है वो क्या होगी, डिटैच होने लग जाएगी। क्या होने लग जाएगी, डिटैच होने लग जाएगी और धीरे 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 सारा डस्ट और जो भी बहुत जमा हुआ यहाँ पे हाई डस्ट है, ठीक है, वो सारा निकल के बाहर हो जाएगा और ये एकदम क्लीन हो जाएगा। ठीक है, ये एक तरह से इलेक्ट्रोलिसिस की तरह होता है, बट इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोग क्या पास कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। यहाँ क्या पास कराते हैं, अल्ट्रासाउंड पास कराते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, है ना। इसका एग्जाम्पल भी बेटा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा भी था कि एप्लीकेशन ऑफ साउंड, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। यस, ये देखो ये वाला पोर्शन यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाला पोर्शन आप देख सकते हैं। या एक काम करो, इसको मार्क कर लो, ये वाला पोर्शन आप लोग मार्क कर सकते हो कि अल्ट्रासाउंड इज जनरली यूज टू क्लीन पार्ट्स लोकेटेड ऑन द हार्ड टू रीच प्लेसेस। यहाँ पे क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वगैरह थे, तो ऑब्जेक्ट को क्लीन करना था तो इन्होंने इसको एक क्लीनिंग सॉल्यूशन में डाला जहाँ से इन्होंने अल्ट्रासोनिक वेव्स को पास कराया। ठीक है, तो ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी द पार्टिकल्स डस्ट एंड ग्रीस गेट डिटैच्ड एंड ड्रॉप आउट और द ऑब्जेक्ट डस्ट गेट क्लीन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया बच्चे? ओके, नाउ अब आते हैं बेटा आज के अपने आखिरी क्वेश्चन पे। अब ये कह रहा है कि चलो मैं क्वेश्चन पढ़ ही देता हूं। अब ये कह रहा है आपसे कि एक्सप्लेन हाउ डिफेक्ट्स इन अ मेटल ब्लॉक कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग अल्ट्रासाउंड। ओके, यहाँ पे देखो एक डायग्राम बनाया गया था, मैं फिर से उस चीज को दिखाना चाहता हूँ आपको। हाँ, ये वाला डायग्राम देखो।
यस, इस डायग्राम को देखो। अब इस डायग्राम में क्या है, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस तरह से अल्ट्रासाउंड का यूज करके हम लोग किसी भी मेटल ब्लॉक में डिफेक्ट को डिटेक्ट करते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो देखो यहाँ पे क्या है कि ये एक मेटल ब्लॉक है, सॉरी, यस, तो ये एक बेटा मेटल ब्लॉक है। अब ये मेटल ब्लॉक में देखो यहाँ पे बीच में आपको एक कैविटी दिख रही है, बीच में एक डिफेक्ट दिख रहा है। तो अब इसको क्या किया गया, अब इसमें ये, अब इसको किसी को पता नहीं था कि अंदर क्या है कैसा है, तो कैसे पता करेंगे, बाहर होता तो दिख जाता, लेकिन अंदर का है तो कैसे पता चलेगा। तो हमने इसको क्या किया, इसको चेक करने के लिए, इसमें क्रैक्स एंड फ्लॉस को चेक करने के लिए, ठीक है, यहां पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्रैक्स एंड फ्लॉस को चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने इस ऑब्जेक्ट को अल्ट्रासोनिक वेव्स पास करा दी। इसमें से हम लोगों ने क्या किया, अल्ट्रासोनिक वेव्स को पास कराया, ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने कुछ डिटेक्टर्स लगा दिए। अब क्या होगा, ये सारी लाइट्स कैसे जा रही हैं, देखो एक सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है, एक सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। तो अब देखो, क्योंकि जो डिफेक्ट है ये बीच में था, तो जो भी वेव्स इस डिफेक्ट से दूर थी, ये सीधे सीधे पास ऑन करके डिटेक्टर के पास पहुंच गई, ठीक है, सीधे सीधे पास करके डिटेक्टर के पास पहुंच गई। बट जो भी यहाँ पे जो भी डिफेक्ट के जो भी वेव्स डिफेक्ट पे लगी, ठीक है, तो वो क्या करी, क्योंकि उनको डिफेक्ट यहीं मिल गया, तो ये रिटर्न बैक कर गई अपने सेम पाथ पे, ठीक है, अपने सेम पाथ को क्या कर गई, रिट्रेस कर गया, यानी कि डिटेक्टर तक यहाँ पे इनकी रिसीविंग नहीं हुई। तो इससे यहाँ पे ये पता चल गया कि यस, ये जो वेव्स हैं, क्योंकि डिटेक्ट यहाँ पे प्रॉपरली टाइम पे नहीं हुई, जबकि ये दोनों यहाँ पे डिटेक्ट हो गए, तो इससे ये पता चलता है कि यस, यहाँ पे बीच में कहीं ना कोई यहाँ पे डिफेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होता है कि मेटल ब्लॉक में जो डिफेक्ट हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, डिटेक्ट कर पाते हैं अल्ट्रासाउंड्स को यूज करके। ओके, सो गाइज, आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा, और हम लोगों का ये जो सब्जेक्ट है फिजिक्स, ठीक है, आपके क्लास 9th के फिजिक्स आज पूरी तरह से ख़त्म होती है, ठीक है। हम लोगों का ये लास्ट चैप्टर था साउंड, जो कि हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। एनसीईआरटी आपकी पूरी कंप्लीट है विद ऑल इंटेक्स क्वेश्चन, ऑल एग्जाम्पल्स, ऑल एक्सरसाइज क्वेश्चंस, ठीक है। हम लोगों ने एक एक चीज़ को डिस्कस किया है, मैंने आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड लाइंस भी मार्क करा दिए हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी अगर देखा जाए तो आपकी पूरी थॉरली अच्छे से हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। तो अब आपका बेसिक काम यही है कि आपने जितने नोट्स बनाए हैं, ठीक है, आप उस नोट से अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अब आपके एग्जाम्स आ रहे होंगे, तो अब आप अच्छे से इसको पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और बाकी जो है रिवीजन क्लासेस वगैरह हम लोग इसकी लेते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट ख़त्म होगा तो हम लोग क्लासेस एंड कर देंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चलें, ओके, सो गाइज, होप सो लेक्चर्स आपको बेटा पसंद आए होंगे, ठीक है। अगर कोई भी डाउट आता है या किसी भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम होती है, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है, तो आप ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। तो गाइज, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।